हेलो स्टूडेंट बच्चों, हाउ आर यू। सभी अपने घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ साथ जो काम दिया जा रहा है, हमारे द्वारा जो काम करवाया जा रहा है, वो सभी कवर कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने आपको चैप्टर करवाया था, वैश्वीकरण वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था अभी तक, जो पिछली वीडियो कराई उसके अंदर। तो उसके अंदर मैंने वैश्वीकरण के बारे में आपको बताया, उदारीकरण नीति के बारे में मैंने आपको बताया। एक बार फिर से रिकैप्चुलेशन कर देता हूँ कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण क्या होता है इसके बारे में फिर से आपको एक बार से रिवाइज कर देता हूँ। तो बच्चों, वैश्वीकरण क्या होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, वो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि जैसे भारत का व्यापार अमेरिका से, अमेरिका का व्यापार चाइना से, चाइना का व्यापार विश्व के किसी और देश से, तो विश्व के कोई भी देश हो, उन देशों का एक देश है व्यापार दूसरे देशों के, जैसे अमेरिका का व्यापार भारत से, भारत का व्यापार अमेरिका से, या भारत का व्यापार किसी और दूसरे कंट्रियों से। तो विश्व के एक देशों से दूसरे देशों के बीच में आपस में संबंध, व्यापारिक संबंध, वो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। उदारीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था पूरी डिटेल से, पिछली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको तो उदारीकरण होता है कि आयात निर्यात पर किसी प्रकार का कोई बैन ना लगाना, यानी कि अवरोध, यानी कि कम से कम रुकावटें आना, यानी कि सरकार द्वारा अवरोध तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया का नाम ही उदारीकरण है। यानी कि अवरोध और सरकार द्वारा, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे भारत गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उन गवर्नमेंटों के द्वारा दोनों देशों के बीच में जो व्यापार का है, जो अवरोध है, वो कम करना, वो क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है, तो ये पिछली वीडियो के अंदर मैं बता भी चुका कि किस प्रकार से भारत ने व्यापारिक संबंध स्थापित किए, परिवहन के माध्यम से वैश्वीकरण का, किस प्रकार से भारत में चीनी जो खिलौने हैं उनका किस प्रकार से अस्तित्व है, और विदेशी व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण किस प्रकार से हो रहा है। ये मैं पिछली अपनी जो वीडियो थी उसके अंदर मैं बता चुका, आप पिछले जाके देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व व्यापार संगठन। चलो इसके बारे में आपको पढ़ाता हूँ। विश्व व्यापार संगठन, देखो बच्चों, विश्व के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1995 से निरंतर रूप से कार्य कर रही है। यानी कि अस्तित्व में तो पहले आ चुकी थी, 1991 से पहले अस्तित्व में, लेकिन 1995 से ये लगातार, यानी कि अस्तित्व के अंदर ये लगातार ये काम कर रही है, जिसके लगभग वर्तमान में लगभग 157 कंट्री है। किताबों में आपके 153 होगा, किसी में 154 होगा, लेकिन प्रेजेंट में 2021 का जो आंकड़ा है उसके अंदर 157 कंट्री इसके अंदर फिलहाल, यानी कि इससे जुड़े हुए हैं विश्व व्यापार संगठन से, और ये कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों, इसके बारे में आपको आगे और बताता हूं, इसके बारे में आपको पढ़ाता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और किस प्रकार से आप कार्य कर रहा है। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ बहुत से प्रतिभाशाली देश, बहुत से प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे यूएनओ है संगठन, ने भारत में विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। और इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोध हानिकारक है, कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, और देशों के बीच में मुक्त व्यापार, यानी कि मुक्त व्यापार का तात्पर्य होता है कि रुकावट विरोध की रुकावट नहीं होनी चाहिए, रुकावट के बिना, यानी कि किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए कि रुकावट के बिना। तो ये अवरोध, तो देशों के बीच में मुक्त व्यापार होना चाहिए, और विश्व के सभी देशों की अपनी अलग सी नीतियां तथा उदारीकरण नीतियां होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम इंग्लिश में WTO के नाम से भी संबोधित करते हैं। ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को और ज़्यादा उदारीकरण बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का क्या पालन होना चाहिए। वर्तमान में विश्व के लगभग
157 कंट्री इसके संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के मुक्त व्यापार की सुविधाएं प्रदान करता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार के अवरोध को ढाक कर रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने भी विकासशील देशों के व्यापार को अवरोध हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादन तथा इन चीज़ों को हम देख सकते हैं और इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। आगे आता है भारत का वैश्वीकरण पर प्रभाव। दूसरा, पहला टॉपिक ये, दूसरा है भारत का वैश्वीकरण पर प्रभाव, यानी कि क्या इम्पैक्ट रहा है जो हमने विश्व के साथ जो व्यापार जोड़ने का कार्य किया है उसमें हमारे देश में उसका क्या प्रभाव पड़ा है। देखो, विगत पिछले 20 वर्षों से हमने पिछले 20 वर्षों से भारतीय व्यवस्था को वैश्वीकरण के एक लंबी दूरी तय की है और अब इसके कुछ प्रमाण भी हमें मिले हैं। वैश्वीकरण और उत्पाद को वह स्थानीय तथा विदेशी दोनों ही के बीच में भ्रंत, यानी कि भ्रंत होता है बड़ा, प्रतिस्पर्धा का एवं उपभोक्ताओं का विशेष अधिकार रहा है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक वैकल्प, यानी कि हमें ज़्यादा अल्टरनेट, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज हमारे सामने एक ही चीज़ के बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यदि हम बाज़ार में मोबाइल लेने जाते हैं, हम बाज़ार में LCD लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हैं, या हम बाज़ार में कोई भी XY चीज़ ले जाते हैं, उस चीज़ के हमारे सामने 20 ऑप्शन है, तो वो कंपटीशन ज़्यादा आ जाता है। यानी कि अधिक कंपटीशन आने से क्या होता है, यानी कि व्यापार के अंदर जो हमारे अंदर वैरायटी आ जाती है, तो उसके अंदर क्या होती है, हमें गुणवत्ता मिलती है और वो चीज़ की जो कीमत है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बाज़ार में वैरायटी आने से, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों से हमें लाभान्वित होता है। परिणाम स्वरूप ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं, जिसके अंदर हम और सभी आते हैं। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है कि जिनका एक देश के अंदर व्यापार नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के अंदर व्यापार हो, जैसे भारत के अंदर, अमेरिका में, जर्मनी, जापान में, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में इत्यादि, यानी कि जैसे बहुत सारे देशों के अंदर व्यापार हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मैं बताया था आपको, ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में विदेशी निवेश करने उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने शहरी इलाकों के उद्योग तथा जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, ठंडे पेय पदार्थ, जंक फूड और बैंकिंग जैसी सेवाओं में रुचि दिखाई है। इन उत्पादकों के लिए अधिकांश खरीदारी संपन्न वर्ग के लोगों के बीच में हुई है। इन उद्योगों व सेवाओं में नए रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं और साथ ही उद्योगों के बीच में स्थानीय माल के अंदर ज़्यादा वृद्धि हुई है। दूसरा, हम बात करते हैं, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। इन कंपनियों में नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली के लिए अंदर निवेश हुआ है। कुछ ने विदेशी निवेश के साथ सफलतापूर्वक सहयोग के लिए लाभ अर्जित भी किया है। इससे आगे हम देखते हैं कि वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में लाभान्वित किया है, जैसे टाटा मोटर है, जैसे इन्फोसिस है, IT है, रेनबैक्सी है, एशियन पेंट है, सुंदर नट्स वगैरह जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी अपना व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाया है। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदत्त कंपनियां, विशेषकर सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों को ये अवसर भी प्रदान किए हैं, जिसमें पत्र पत्रिकाओं से लेकर हमने अनेक भारतीय संसाधनों को हमने प्रभावित किया है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के लिए हमें ये करना भी बहुत ही जरूरी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और किताब के अंदर, और बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ भी सकते हो। रवि का एक एग्जाम्पल है बढ़ती हुई प्रतियोगिता में। देखो, रवि को यह उपेक्षा नहीं है कि वह उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि के अंदर संकट के समय सामना करेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के औद्योगिक शहर होसूर में एक कंपनी के अंदर निर्माण करने का, यानी कि जो केमिकल्स कंपनी है उसके अंदर काम करने के लिए शुरू किया और उसने बैंक से ऋण लिया। इस्तेमाल में ट्यूबलाइटों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों होते हैं। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादकों का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उनकी कीमत, उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी और काम पर लग गए। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते पर उसको टाई अप किया, उसको जोड़ा, आयात पर प्रतिबंधों को हटा दिया और उसके प्रमुख ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थी जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए
उसको बाहर से कल पुर्जे मंगवाने पड़ते थे, खरीदने के लिए पड़ते थे टेलीविजन सेटों का निर्माण के लिए, अब उस पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। तो भारतीय टेलीविजन कंपनी ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संयोजक से ये मतलब कि कार्य किया। अब रवि वर्ष 2001 में विभिन्न जो उसके जो प्रोडक्ट है उनका निर्माण विश्व के अनेक देशों के अंदर करने लगा। रवि के अनेक दोस्तों ने हैदराबाद तथा चेन्नई में इसी व्यवसाय में काम किया, अपनी इकाई बंद कर दी, लेकिन रवि एक सफल हो रहा। तो उसने विश्व के अनेक देशों से कार्य टाई अप किया और तो इसी प्रकार से उसका जो निर्माण था वो ज़्यादा बढ़ा। तो बच्चों इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, किताब आपके पास होगी उसके अंदर आप देख सकते हो। इसके साथ साथ यह आगे है प्रतिस्पर्धा व अनिश्चितता का एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर कपड़ा श्रमिक के बारे में बता रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। अमेरिका व यूरोप में वस्त्र निर्माण में अमेरिका तथा यूरोप में वस्त्र उद्योग में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्माताओं की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती है। विश्व व्यापार नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती है। इन बड़े ऑर्डरों से को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्माता अपनी लागत कम करने के लिए कड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि कच्चे माल का लागत कटौती करने के बराबर है। इसलिए नियोक्ता श्रम लागत वह कटौती करने की कोशिश करती है। जहां वह पहले श्रमिकों के साथ स्थानीय या आधार पर रोजगार देती है, वहीं पर वह अस्थायी रोजगार भी उनके लिए पैदा हो जाते हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर में वेतन मिलता रहे और ये लंबे समय तक उनका कार्य चलता रहे। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इस प्रकार से अपना निर्माण के लिए कार्य कर रही है। भारत का वैश्वीकरण में क्या प्रभाव पड़ा है? देखो, वैश्वीकरण का भारत के अंदर मैंने आपको अभी बताया, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिए हैं कि प्रभाव क्या है। कि जैसे मैंने रवि का एग्जाम्पल लिया कि उसने दूसरे देशों से व्यापार किया, तो वो क्या हुआ, उसका ट्रेड बढ़ा, उसका व्यापार बढ़ा और उसने बहुत सारे देशों से अपने आप को टाई अप किया। टाई अप करने के बाद उसका जो उद्योग था, जो उसकी उन्नति थी, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बिल्डअप हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी बढ़ गया, जीवन का तरीका था वो भी बढ़ गया। तो वैश्वीकरण का भारत के अंदर इसी प्रकार से व्यापार, क्योंकि आज वैश्वीकरण मतलब कि आज यदि वैश्वीकरण ना होता तो कोई भी प्रोडक्ट हम इतने सस्ते बाजार के अंदर मिले। यदि हम बात करते हैं क्यों, कैसे हुआ, क्योंकि हमारे सामने एक ही चीज़ के बहुत सारी गुणवत्ता वाले व सस्ते तथा कीमत के प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहे हैं। अब आता है न्याय संगत। न्याय क्या वैश्वीकरण न्याय संगत है? तो उसके बारे में बताता हूं। इसके लिए क्या संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है और वैश्वीकरण की अधिक न्याय संगतता कैसे बनाई जा सकती है। न्याय संगत वैश्वीकरण के सभी के लिए अवसर प्रदान करता है। यह सुनिश्चित भी करता है कि वैश्वीकरण सभी लोगों को बेहतर से बेहतर जिंदगी महसूस कर सके और बेहतर से बेहतर जिंदगी दे सके, क्योंकि हम भी इसके व्यापार करते हैं। सरकार इसे संभवतः बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इनकी नीतियों के ऊपर भी कार्य करता है। हम बात करते हैं, यदि सरकार यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिक व कानूनों को उचित क्रियान्वयन करने के लिए भी कुछ नियम तथा कायदे कानून बनाए गए हैं सरकार के, वह नियम कायदे कानून को भी वो इम्प्लीमेंट करती है, वो लागू करती है। और विगत बहुत सारे वर्षों से वैश्वीकरण तथा इस जगत के अंदर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और यह प्रतिस्पर्धा भी आगे चल के एक निरंतर रूप से तथा एक व्यवहारिक रूप से प्रयोग ले रही है। अब सारांश रूप के अंदर हम वैश्वीकरण के बारे में ये कह सकते हैं कि इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण के वर्तमान जो अवस्थाओं का, विभिन्न अवस्थाओं का हमने अध्ययन किया। इन अवस्थाओं में हमें वैश्वीकरण की विभिन्न देशों की जो एकीकरण की प्रक्रिया थी या एकीकरण यानी कि किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन, किस प्रकार से हमने विश्व को जोड़ा, कि किस प्रकार से हमने अपने एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को जोड़ा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश आने से सभी देशों का व्यापार किस प्रकार से बढ़ गया। तो यह विभिन्न देशों के बीच में उत्पादन तथा संगठित करने में प्रौद्योगिकी तथा विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी में बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार तथा निवेश के अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम यानी कि आसान बना दिया है और यह वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में भी कार्य करता है।
वैश्वीकरण का हम संक्षेप में यही कहेंगे कि बगैर वैश्वीकरण के हम विश्व के अंदर अपने आप को इतना उन्नत तथा बिल्डअप पैदा नहीं कर पाते। यही वैश्वीकरण का एक उन्नत तथा कारगर तरीका है। अब इसके अभ्यास के क्वेश्चन मैं पहले आपको दे चुका हूं और इसके कुछ क्वेश्चन आपको और मैं एक्स्ट्रा दूंगा। उसके बाद आपका कुछ काम मिलेगा। साथ साथ ये काम करते रहिए। बच्चों को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू।